बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग का रास्ता रोकना है, शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर मोड़ लगाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा अपील कर दी है। उनका कहना यह था कि जुल्म का रास्ता अगर रोकना है, अगर सियासी कैदियों को छुड़वाना है तो फिर नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। ये दो अलग अलग बयान हैं जो मैंने एक साथ मिलकर आपको सुनाए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। चौधरी परवेज इलाही से लेकर सनम जावेद तक सभी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन आपने मुलतवी नहीं करने, 8 फरवरी को ही होने हैं, हर सूरत होने हैं और उसके अंदर इन तमाम लोगों के बैलेट पेपर के ऊपर निशान भी मौजूद होने चाहिए। देखते हैं मंजरनामा क्या बनता है, सियासी सूरत क्या बनती है, तबसरा करते हैं, तजिया लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। दोनों मेहमानों से बातचीत से पहले आपको ये बताऊं कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे चौधरी सरवर साहब, जो इस वक्त काफ लीग के रहनुमा हैं लेकिन हिमायत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की, ख़ास तौर पर NA 127 का अगर मामला हो। सियासी पोजीशन क्या है, कहाँ खड़े हैं, उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। और साथ साथ ये ज़रूर पूछेंगे कि चौधरी शुजात साहब किधर हैं, क्या बच्चे राब्ता नहीं होने दे रहे उनकी बहनों से, सूरत है क्या? क्योंकि गुज़िश्ता रात हमने देखा है कि एक इंटरव्यू नशर हुआ सुमेरा इलाही साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे राब्ता नहीं करने दिया जा रहा अपने भाई से और ये ऐसा करने से रोक रहे हैं उनके बच्चे, यानी कि सालिक और शाफे। राना साहब, अगर थोड़ी सी बात हम इब्तिदा यहाँ से कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निस्बतन रिलीफ मिल गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे थे इश्तिहारी होने की वजह से, वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गम कम होंगे, उनकी तनकीद का कुछ वॉल्यूम कम होगा? बिल्कुल, गम की क्या बात है, एक टेक्निकल काम है, एक लीगल हिचेस हैं। आरओज ने और बाकी लोगों ने वो फैसले किए कि कागजात मुस्तरद, रिजेक्ट, उसको फिर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल बने हुए थे जजेस के, उन्होंने एक्सेप्ट किया बहुत बड़ी तादाद में, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। कुछ को रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट के जो रिट हुई वहाँ पे उसमें एक्सेप्ट हुआ, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। और फिर आप आगे सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो वहाँ पे भी जिसके कोई टेक्निकल ऐसा इशू था जिसकी बुनियाद पर रिजेक्ट हो तो हो, वरना जजेस ने उनको बड़ी फराख दिली के साथ सबको इजाज़त दे दिया है। अब आप देख लें, चौधरी परवेज इलाही का ही केस देख लें, वहाँ पे था कि जी आपने 3 अकाउंट खोलने थे, एक उस पर जजेस ने बड़े सवालात किए, वो इलेक्शन कमीशन के DG ने जवाब दिया और बराह रास्त बताया कि जी देखें ये लिखा हुआ है कानून में कि एक्सक्लूसिव खोलना है। फिर उनके वकला की तरफ से हुआ कि जी रूल्स दिखाएं, रूल्स नोटिफाई नहीं है तो नोटिफाई हुए रूल्स भी दिखा दिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेहरबानी की कि एक हल्के से जो उन्होंने चॉइस किया कि मैं सूबाई असम्बली से लड़ना चाहता हूँ, इजाज़त दे दी। सबसे ज़्यादा पेपर PTI के एक्सेप्ट भी हुए, जमा भी हुए, और अदालतों पे ऊपर उंगलियां उठाना तो फिर होता ही है। अब आप बताएं क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कोई वकील नहीं किया था, आप जहन में रखिएगा, क्योंकि ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ तब बुलाया गया है जहां उनके फैसले की बुनियाद पे कोई फैसला आया हो, बैलेट पेपर का इशू था। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी नहीं था, ना उन्होंने कोई वकील किया, उनके DG ला ने जवाब दिया, जाके कुछ भी नहीं किया। और आप बताएं इसमें इलेक्शन कमीशन ने तो अपने पेपरों की छपाई का काम शुरू किया हुआ है ना, बैलेट पेपर्स। अच्छा राना साहब, ये समझाइएगा, अपने तजर्बे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो, तो क्या बैलेट पेपर इन 8-10 दिनों के अंदर छप जाएंगे इन इलाकों के? अब क्योंकि सीटें बढ़ते जा रही हैं, शौकत बसरा साहब की भी आ गई है, सनम जावेद साहिबा की भी आ गई हैं, तो बैलेट पेपर का काम हो जाएगा? देखिए, कुछ जगहों पे तो उन्होंने बताया ना, जैसे कि छप गए, ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। अगर वो नहीं छाप सकेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही बता देंगे कि जी हम ये इलेक्शन बाद में कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ये तो कह सकता है ना कि जी अब इस वक्त मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पिछली दफा 8 टन बैलेट पेपर वजन में यूज हुआ था और इस दफा 21 टन से ज्यादा है, 26 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर छप रहा है। ठीक है, तो ये कोई वो तो नहीं है छू मंतर। यहाँ पे आप और हम यहाँ बैठे होते हैं इस्लामाबाद में, हर पार्टी की हुकूमत गुजर गई है, यहाँ बजट दस्तावेजात टाइम पे छप के ना प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वहाँ नहीं पहुँचती, पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे आपने मतलब कोई 450-500 कागज सिर्फ वो पेपर छापने होते हैं, वो नहीं छपता। फाइनेंस बिल नहीं आता टाइम पे। ये बैलेट पेपर है, स्पेशल पेपर है, इम्पोर्ट होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी देखी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, वो कहेंगे कि नहीं आप छापें, किस तरह
छापेंगे, एक टाइमलाइन है, हर चीज़ है। अभी तक तो मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने कहा कि हम नहीं छाप सकते। उन्होंने अपनी मारूदात जरूर पेश की कि जी ये काम शुरू हो चुका है। जजेस ने सवाल भी किए कि क्यों हो गया शुरू, तो उन्हें बताया गया कि भाई अगर आप नहीं शुरू करेंगे तो फिर ये प्रिंटिंग कब मुकम्मल होगी। इतने बड़ा पाकिस्तान है जहाँ पे सारी जगह पे आप मुकम्मल तौर पर खुद भेज भी नहीं सकते, आपको बदरिया हवाई जहाज चीज़ें पहुँचानी पड़ेंगी। बहुत दूर अफ्तादा इलाके भी हैं जहाँ पे नज़दीकी एयरपोर्ट्स पे ये मटेरियल पहुँचेगा, तभी तो बर वक्त तरसील होनी है, पहुँचना है, सिक्योरिटी है, सब काम है। तो वो तो सारा काम शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अमीर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। जब उनके खिलाफ कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, तो अब कोई खामोशी इख्तियार करेंगे, कोई अप्रिशिएट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ के दोस्त? फवाद साहब, ये कोई ना तहरीक इंसाफ का मामला है, ना नून लीग का मामला है, ना किसी और जमात का मामला है, और मेरा ख्याल है इस तरह फैसलों को देखना भी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान में ये बहस हमने बना दी है, क्योंकि पाकिस्तान के में चंद सालों से सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे और किसी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल नेचर के केसेस आए जिनके बड़े दूररस असरात हुए। तो हमने ये बहस बना दी है इस मुल्क में कि फ़लाँ पार्टी के हक में आ गया है तो अब वो कैसा करेगी, और फ़लाँ के ख़िलाफ़ आ गया तो वो कैसा करेगी। फैसला उसूल, आइन, कानून के मुताबिक है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो किसी के भी हक में है। और अगर वो आइन कानून के खिलाफ है, उसूलों के खिलाफ है, जमहूरी रिवायात के खिलाफ है, मंतिक के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है, तो फिर वो किसी के भी खिलाफ होगा, उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता कि आपकी बात अमीर अब्बास साहब बिल्कुल 200% दुरुस्त है। और ये सियासी जमातों को समझना होगा कि कोर्ट्स को इस तरह से अपने कोर्ट के अंदर ना लेके आए खेलने के लिए। जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो एक जो 2-4-5 हल्कों का मामला है। जो बड़ा मामला है राना साहब, अगर उसके ऊपर आप तबसरा कर दें, बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा अपील कर दी है तहरीक इंसाफ के वोटरों से कि वो तीर पे ठप्पा लगाएं अगर उन्होंने शेर का रास्ता रोकना है या PMLN का रास्ता रोकना है। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है, और जो है उसका जो बैकग्राउंडर है वो भी मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं कि वो सिंध के अंदर जो है वो शर्जील मेमन साहब का मुकाबिल उम्मीदवार PTI का, उसने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। फिर उनके अपने मुकाबिल यानी कि बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबिल सैफुल्लाह अबड़ो साहब को टिकट जारी हुआ था, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है, तस्वीर भी खिंचवाई है, लाहौर जाके मुलाकात भी की है। तो बिलावल भुट्टो साहब का लगता है कि काम कामयाब हो रहा है? देखें, बिलावल भुट्टो जिस मर्जी पाकिस्तान की जमात से अपील करें और जिस जगह पे जाएं, ये उनका राइट है। वो पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने वोट मांगना है। वोट मांगने में कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि एक पार्टी का सरबराह या उनका रुकन किसी दूसरी पार्टी के लोगों से वोट नहीं मांग सकता। ये उनका आईनी कानूनी हक है। अब असल इशू ये है कि वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी आप 9 अगस्त तक इकट्ठे बैठे थे, आप कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म चाहिए, स्पेस चाहिए और वो सियासत वो नहीं होनी चाहिए। तो आप जिस इमरान खान के ऊपर तानो तशनी करते थे कि वो ये तो ये कर रहा है, अब आप उनसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं। कामयाबी ज़रूर है, उनका ये राइट है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं वो सेनेटर हैं PTI के। ये अब PTI को फैसला करना है कि उनके लोग हलफ भी ये दिलवा रहे हैं, इसीलिए इनको पता है कि लोग काबू नहीं होंगे और वो नहीं होंगे। जिनके हलफ हो रहे हैं वही सबसे ज़्यादा निकल जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ वो नहीं खड़े होंगे। ये हमारे यहाँ इस तरह का मसला है, ये पहले भी होता रहा है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और बिलावल भुट्टो वाली बात जो है ना, वो है अब दे जा सखिया राय खुदा, कि भाई किसी भी तरीके से PTI के वोटर को लगाया जाए कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दूंगा। ये PTI का वोटर, मेरी जो असेसमेंट है, ये लीडरशिप जहाँ मर्जी चली जाए, वोटर इमरान खान के कैंडिडेट को वोट देगा या तंग आके घर बैठ जाएगा कि नहीं हमारी कैंपेन नहीं है, खौफजदा हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी पार्टी को चाह के, जो स्विंग वोटर होता है ना, वो हमेशा बदलता है अपना फैसला कि हालात किसके। सबको पता है कि सिंध में मुझे और आपको अगर हम ये कहेंगे कि सिंध में मुकाबला है, वो 2-4 सीटों पर ही होगा ना। वहाँ पीपल्स पार्टी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ दोबारा आ रही है, सबको पता है। तो उनकी पॉलिटिकली इतनी तेज़ी है कि आखिरी जो बंदा था गौस बख्श मेहर था GDA में, जो हमेशा से जीतता हुआ आ रहा था पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए, उनके साहबजादे लड़ रहे हैं इलेक्शन। मतलब मेहर जो सरदार थे वो पहले चले गए थे, ये साइड पे रह गए थे, इनको भी ले गए। जरदारी साहब की ये सियासत तो है ना कि वो अपने मुखालिफिन को जिस तरीके से भी हो अपने साथ मिला रहे हैं। अब बिलावल हो, शर्जील मेमन हो, तो वो वही तसलसल है जो सिंध में आया। पंजाब में PTI के कितने लोग इनके साथ खड़े होते हैं, कितने ऐलान करते हैं, नहीं करते हैं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। ठीक हो गया। और हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 8 फरवरी को हर पार्टी का वोटर अपने पार्टी के लिए पोलिंग स्टेशन पे जाए, वोट डाले। यही असल असूल है। इस काम को हमें सबको कामयाब कराना है कि पीछे ना हटें, फिर बाद में आप कफ़े अफसोस मिलते रहेंगे। ठीक हो गया। अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर, उनकी ऑफर,
उनका इंतकाम के हवाले से, सियासी कैदियों के हवाले से बयानियाँ, ये तहरीक इंसाफ के वोटर को अट्रैक्ट करेगा? देखिए, बिलावल साहब ने बड़ा मायूस किया है। एक ऐसा नौजवान जो आज भी, जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल है, जब वो सियासत में आया आज से 10 साल पहले, एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की, तो बिल्कुल एक खूबरू नौजवान जिसके ऊपर कोई बैगेज नहीं था सियासी तौर पे, क्लीन स्लेट की तरह, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया, बेनज़ीर जैसी एक अजीम खातून का बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, ये सारी लेगेसी, सारे क्रेडेंशियल्स थे। लेकिन बड़ा मायूस कुन है फवाद साहब के वो टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आ रहे हैं मुसलसल। उनकी बाज़-औक़ात तकरीरों में वो खास एक लिबरलिज्म वाला जो पीपल्स पार्टी का एक रहा है नीश वैल्यू के, जी जमहूरियत और आइन और फलाना ढिमकाना, ये बातें करके वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। लेकिन उनका जो तर्ज सियासत है वो टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स का तर्ज सियासत बन चुका हुआ है। इन्हीं बिलावल साहब ने क्या कुछ नहीं कहा था 2018 से पहले नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। यही लोग थे जो पैनमा में, सिर्फ इमरान खान तो नहीं था जो पैनमा में नवाज शरीफ के खिलाफ था, बढ़ चढ़ के तो पीपल्स पार्टी भी आती थी, कहते थे नहीं छोड़ेंगे, ये चोर है, करप्ट है नवाज शरीफ। बिल्कुल। और फिर जब हार गए इमरान खान से तो फिर साथ जाके बैठ गए उनके साथ, फिर उनकी हुकूमत में बैठ गए 16 महीने, और हुकूमत में बराबर के शरीक थे। 3 अहम वजारतें होती हैं दुनिया में किसी भी मुल्क में, वजारत खजाना, वजारत खारजा और वजारत दाखिला। उनमें से एक वजारत तो इन भाई साहब के पास थी, और वजारत सेहत इनके पास, वजारत कॉमर्स, पूरी आधी हुकूमत इनके पास थी। और शहबाज शरीफ का सबसे बड़े उनकी जो तारीफों के पुल मानते थे वो तो ये मानते थे बिलावल साहब मासूम कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए, और वहां चले गए खुद नवाज शरीफ को मिलने के लिए उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, जिन एवरफील्ड अपार्टमेंट्स पे आज बिलावल कह रहे हैं कि जी ये पैनामा का तो स्कैंडल बिल्कुल ठीक था और नवाज शरीफ के पास जवाब नहीं है इन फ्लैटों का, वहां जाके मिलने का, वहां तारीफें की नवाज शरीफ की कि नवाज शरीफ की क़यादत में और जरदारी साहब की क़यादत में अब कौम और फलाना ढमकाना ये मुल्क आगे चलेगा। आज उसी नवाज शरीफ को सुबह शाम बुज़दिल, बकरी, खून चूसता है, ये क्या, ये डिक्शन है, शिकार करेंगे हम तीर का, ये किस किस्म की ये लफाजी। एक रिवायती सियासतदान तो चले, हमारा एक कल्चर है उसमें इस किस्म की लफाजी होती है। बिलावल से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि एक शख्स जो एक ताजा हवा का झोंका बन के सियासत में आता और गंदी आलूदा सियासत में एक नई रविश कायम करता। और मिसाके जमहूरियत जिसकी वालदा ने किया था, मीरा बादशाह, मिसाके जमहूरियत पे भी बात करते हैं। मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ, ब्रेक जरा एक ले लूं। और दूसरा, इतवार की कॉल दी है इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के, तो उस पर कोई लब्बैक कहेगा नहीं कहेगा, ब्रेक के बाद तस्करा करते हैं।